हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग को इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग इस बात से अवगत है कि इस चैनल के माध्यम से ज्ञान की ज्योति यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से एक के बाद एक क्लास आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अपलोड कराया जा रहा है। और वह क्लास एक सीरीज वाइज है, ऐसा नहीं है कि उसमें ब्रेक मिल रहा है और कोई इरेगुलर क्लास नहीं है। दिस इज द रेगुलर क्लास। दैट मीन्स कि एक क्लास के बाद दूसरा सिस्टमेटिक टॉपिक्स आपके सामने इस चैनल के माध्यम से, ज्ञान की ज्योति यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोग के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास जो हम लोग होगा इंडियन पॉलिटी का, जो लेक्चर नंबर 8वां है। यह लेक्चर नंबर 8वां है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को 7 क्लासेस इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर कोई न्यू व्यूअर्स है, न्यू स्टूडेंट्स है जो इस चैनल से जुड़े हैं, तो आप अगर चाहे, मैं तो रिकमेंडेड करूंगा ही, आप लोग प्रीवियस क्लास को अटेंड कर ले। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा इंडियन पॉलिटी में, वो हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रियम्बल ऑफ इंडिया यानी भारत की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित संपूर्ण जानकारी को आज ज्ञान की ज्योति यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग हासिल करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक पता चला, हमारा लेक्चर नंबर 8वां है। टॉपिक है हमारा प्रियम्बल ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रस्तावना। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास और बढ़ते आगे की ओर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो प्रस्तावना क्या है? हम प्रस्तावना के बारे में, उनसे संबंधित जितने भी वर्ड है, जितने भी शब्द हैं, उन सभी शब्दों को हम लोग एक एक करके उस सभी शब्दों के ऊपर विस्तृत रूप से हम लोग उसको वर्णन करेंगे आज की इस क्लास में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, अभी तक सिर्फ प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। आप लोग चाहे इस क्लास में बने रहे, चाहे तो इस क्लास को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि भारत एक आजाद देश है और आजाद देश में स्वतंत्रता, हम अभी चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के बारे में। दैट मीन्स यू हैव राइट, आपको यह हक दिया गया है कि आप चाहे किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां चाहे वहां पढ़ सकते हैं, जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। तो आपको यह लगता है कि इस ज्ञान की ज्योति यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें सही कंटेंट एक सिस्टमेटिक रूप से, क्रमबद्ध तरीके से अगर आपको मिल रहा है, तो प्लीज इस चैनल से जुड़े, वरना आप कहीं भी, बस मेरा एक ही कामना है कि आप अपने जीवन में सफल हो, जो आपका लक्ष्य हो, भोले की कृपा से आपको लक्ष्य को हासिल मिले। चाहे आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोना में हो, आपका टारगेट सही तरीके से, सही दिशा में, सही लक्ष्य को आप हासिल कर पाए। हाँ, एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग गलत संगत से बचे, गलत लोगों से बचे, गलत असंगत से बचे। जस्ट हमारा जीवन है खाना पीना और मस्त रहना। खाना अच्छा, स्वच्छ खाना खाना, स्वच्छ वातावरण में रहना, स्वच्छ कपड़ा पहनना और स्वच्छ रहना। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और शिक्षा का लक्ष्य ही यही होता है। शिक्षा जब आप ग्रहण कर रहे हैं, करोगे या आप किसी को बताओगे, तो यही टारगेट होना चाहिए। बी हैप्पी, खुश रहो, मस्त रहो। शुरू करते हैं आज का क्लास प्रियम्बल ऑफ इंडिया, प्रस्तावना। ठीक है,
प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, ठीक है, एक एक शब्द को हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग अगर बने रहोगे इस क्लास में तो खूब मजा आएगा, आनंद आएगा। और जहां पे आनंद नहीं आता है वहां पे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि महाराज जो आप इस शब्द को प्रयोग किए यह गलत था या आपका समझाने का तरीका गलत था, ठीक है। तो प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, अगर लाइव क्लास होता तो मैं आपसे पूछ लेता। तो प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, मैंने क्वेश्चन किया, आप पॉज कर लीजिए, जवाब सोचिए कि क्या है प्रस्तावना, व्हाट इज प्रियम्बल, प्रस्तावना क्या है, ठीक है। तो प्रस्तावना है दोस्तों, वो है एक संविधान का परिचय है। जो हमारा भारत का जो संविधान है ना, उसका परिचय पत्र समझिए, परिचय है वो कौन है, तो हमारा प्रस्तावना है। तो संविधान का क्या है, परिचय है। संविधान का क्या है, परिचय है। अब परिचय का मतलब समझ के इंट्रोड्यूस करना, एक दूसरे के बारे में समझाना। तो जो संविधान का परिचय वो कौन है, प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। तो पहला लाइन क्या है कि संविधान का परिचय है। तो कोई पूछेगा कि प्रस्तावना क्या है, तो संविधान का परिचय है। अब दूसरा पॉइंट को समझते हैं कि और क्या क्या समझ सकते हैं प्रस्तावना के बारे में, हम एक एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। तो संविधान की भूमिका को संदर्भित करता है। संविधान, संविधान के भूमिका को संदर्भित करता है, यानी उल्लेख करता है। संदर्भित का मतलब क्या होता है, उल्लेख करना, यानी उल्लेख करता है, ठीक है। कौन करता है, प्रस्तावना करता है। यानी संविधान किस चीज के बारे में बात करता है, एक छोटा सा संक्षिप्त में यहां बता दूंगा, क्योंकि क्लास ऐसा ना कि बड़ा हो जाएगा, और चूंकि आगे उस चीज को बताऊंगा। जैसे स्वतंत्रता की बात करता है, संविधान किसकी बात करता है, स्वतंत्रता की, सामाजिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। तो इन सारी टॉपिक को हम लोग एक एक करके आगे तो बात करेंगे। स्वतंत्रता, न्याय की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, ठीक है, 5 प्रकार की हमें आजादी मिल रहा है, जैसे, ठीक है। जैसे कि न्याय की बात करते, जो मैंने अभी स्वतंत्रता की बात किया, न्याय की बात करते, तो जैसे सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रता जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन सारी बातों को हम लोग इसी क्लास में आगे समझेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम समझते हैं। अभी हम फिलहाल अभी प्रस्तावना के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि संविधान क्या है, प्रस्तावना क्या है, तो संविधान का परिचय है, संविधान की भूमिका को संदर्भित करता है। कौन संदर्भित करता है, तो प्रस्तावना करता है, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट को हम और समझते हैं कि प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। तो प्रस्तावना में संपूर्ण संविधान का झलक देखने को मिलता है। किसमें, प्रस्तावना में। आपसे कोई पूछेगा तो बता सकते, प्रस्तावना में संपूर्ण संविधान का झलक देखने को मिलता है। समझ में आया। इस देखिए क्या है तीसरा पॉइंट कि प्रस्तावना में संपूर्ण संविधान का, यानी जो हमारा संविधान है, पूरे संविधान का एक झलक देखने को मिलता है कि हमारा संविधान कैसा है। जैसे बोल सकते हैं कि प्रस्तावना एक कोई गेट समझे कि गेट पे ऐसा आपको डिजाइन किया गया है कि उस घर की बातों को समझ सकते, गौर कर सकते कि एक्चुअल घर का क्या दृश्य हो सकता है, ठीक है ना। तो उसी तरह जो प्रस्तावना का परिचय है, इंट्रोड्यूस करा रहा है पूरे संविधान को कि हमारा संविधान कैसा है। न्याय की बात करता है, सामाजिक आर्थिक की बात करता है, ठीक है। उसी तरह स्वतंत्रता की बात करता है, उपासना की बात करता है, धर्म की बात करता है, विश्वास की बात करता है, अभिव्यक्ति की बात करता है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। न्याय की बात करता है, तो सारे हमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य की बात करता है, ठीक है। तो सारी जो झलक हमें मिलता है किसके अंदर मिल रहा है, प्रस्तावना के अंदर मिलता है, ठीक है। आगे समझते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं कि यह संविधान का संक्षिप्त स्वरूप है। प्रस्तावना जो है यह संविधान का संक्षिप्त स्वरूप है।
संक्षिप्त स्वरूप है। प्रस्तावना जो है संविधान का संक्षिप्त स्वरूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना संविधान के लक्षण, उद्देश्यों एवं सिद्धांतों का उल्लेख करती है। प्रस्तावना संविधान के लक्षण, उद्देश्यों एवं सिद्धांतों का उल्लेख करती है। देखिए, प्रस्तावना जो संविधान के लक्षण, बात को समझना, लक्षण, उद्देश्य और सिद्धांत को उल्लेख करता है। समझ में आ गया? प्रस्तावना ही समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, प्रस्तावना के माध्यम से संविधान निर्माताओं के विचारों को समझा जा सकता है। विचारों को समझा जा सकता है। देखिए, प्रस्तावना के माध्यम से जो संविधान के निर्माताओं लोग थे, जो संविधान को निर्माण किया, बनाया, उनके विचारों को समझ सकते हैं। किसके माध्यम से? तो प्रस्तावना के माध्यम से आप उनके विचारों को समझ सकते हैं। ठीक है, जो और प्रस्तावना जो संविधान के लक्षण, उद्देश्यों और सिद्धांतों का उल्लेख करता है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे लिखाया, इस बोर्ड पे जो आपको लिखा रहा हूं और आप लोग सामने बैठ कर समझ पा रहे हो, लिख पा रहे हैं, तो अच्छे से समझो। जस्ट मैं बहुत कम समय में इसको ब्रीफ करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो कोई भी पूछेगा, एनीबॉडी, कोई आपसे पूछता है कि प्रस्तावना से क्या समझते हैं, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल, ना पॉलिटिकल नहीं, सिर्फ आप राजनीति के लिए, लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, दैट मींस कि आप पॉलिटिकल यानी राजनीतिक बात करते नहीं। आपको समझना चाहिए। अगर आप एक जिम्मेदार, अच्छे, रिस्पॉन्सिबल नागरिक है तो आपको संविधान के बारे में समझना चाहिए और समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अभी बात करते हैं प्रियम्बल की। तो प्रियम्बल क्या है? तो संविधान का एक परिचय, संविधान का एक परिचय है। संविधान की भूमिका को संदर्भित करता है, संविधान की भूमिका को उल्लेख करता है। ठीक है, प्रस्तावना में संपूर्ण संविधान को झलक देखने को मिलता है। प्रस्तावना में जो हमारा संविधान कैसा होगा, उसकी सारी झलक एक प्रस्तावना के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यह संविधान का संक्षिप्त स्वरूप है। जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वह संविधान का एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान के लक्षण, उद्देश्यों और सिद्धांतों का उल्लेख करता है। ठीक है, और आगे है कि प्रस्तावना के माध्यम से संविधान निर्माताओं के विचारों को समझा जा सकता है। आई होप सो कि आप लोगों को प्रस्तावना के बारे में यहां तक अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको नोट्स बना लेना और लिखना और समझना और खुद से क्वेश्चन करना, खुद से आंसर करना। ठीक है, अपने आप को टीचर और अपने आप को स्टूडेंट में तब्दील करोगे ना, तो आपका ज्ञान में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगा और आप सक्सेस कर सकते हो। बहुत तेजी से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। ठीक है, चूंकि एक कहावत है, शायद स्वामी विवेकानंद साहब बोले थे कि दुनिया के कोई भी व्यक्ति आपको पढ़ा नहीं सकता, लिखा, जब तक कि आप नहीं चाहे। यानी एक रास्ता दिखाया जाता है। ठीक है, कि ऐसे अ लिखो, ऐसे ब लिखो, लेकिन लिखना तो खुद को ही पड़ता है ना जी। तो सेम थिंग्स है। अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा प्रवचन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारतीय प्रस्तावना का आधार और विकास कैसे हुआ। जो भारतीय जो प्रस्तावना है उसका आधार क्या था और विकास कैसे हुआ, उन सारी बातों को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, ऐसा आप लोगों को पहले भी बताया हूं, आप लोगों को वो चीज रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, बस ध्यान देना कि भारतीय प्रस्तावना का आधार क्या है, आधार और विकास, आधार और विकास
के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो प्रस्तावना के आधार के बारे में और विकास के बारे में चर्चा करेंगे कि जो प्रस्तावना उसका आधार क्या था और विकास कैसे हुआ। इन सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे हासिल करेंगे। बस आप लोग इस क्लास में बने रहो, पेन कॉपी के साथ बने रहो। चाहे आप कहीं लेक्चर को सुने तो अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनना। मुझे लगता है कि शायद मैं स्पीड अगर बोल रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं थोड़ा स्लो बोल लूंगा, है मेरी आदत, थोड़ा सा स्पीड बोल लेता हूं, ठीक है। तो प्रस्तावना का आधार और विकास की बात करते हैं, ठीक है। कैसे हुआ, तो देखिए मैंने आपको बताया जो प्रस्तावना है ना, वही उद्देश्य यानी उद्देशिका का यह विकसित रूप है। जो मैं आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के 5वां बैठक में जब प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के सामने, तो उसी का यह रूप है। प्रस्तावना जो किसका रूप है, तो उद्देश्य यानी उद्देशिका का रूप है। वही यहां पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित स्वरूप है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छी तरह से अगर ध्यान लगाओगे तो यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस बनेगा कि प्रस्तावना का आधार क्या था, विकास क्या था। तो देखो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कहां पे प्रस्तुत किया गया था, तो किया गया था संविधान सभा में। कहां प्रस्तुत किया गया था, संविधान सभा में, ठीक है। और संविधान सभा में क्या प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है वह किसका, प्रस्तावना का स्वरूप है। किसका है, प्रस्तावना का स्वरूप है। और कब प्रस्तुत किया गया था, तो यह किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। कौन सी बैठक में, तो 5वां बैठक में। कौन सी बैठक में, तो 5वां बैठक में। और एक 5वां बैठक में बार बार क्यों बोल रहा हूं, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बैठक में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, तो था 5वां बैठक में। कौन सा, 5वां बैठक में, ठीक है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को यानी प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति मिली, तो देखिए जो यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोग नोट्स बना लेना। मेरा लिखने का उद्देश्य एक ही है कि आप अपने नोट्स में इसको मतलब शामिल कर लेंगे, जो आपको रिवीजन के दौरान मदद मिलेगा, ठीक है। तो संविधान सभा द्वारा स्वीकृति कब मिली थी इस उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है, प्रस्तावना को, तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को मिला था। कब मिला था, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को मिला था। समझ में आ गया। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर रख लेना कि क्या है कि संविधान सभा द्वारा स्वीकृति कब मिली, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिली, ठीक है। आगे जो हम समझेंगे दोस्तों, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान देना। जो उद्देशिका था ना, उद्देशिका, बात को समझना,
देखो यहां पे लिखता हूं, अच्छा से लिखूंगा, घबराना नहीं। उद्देशिका, उद्देशिका जो आपको मैंने अभी बताया कि जो प्रस्तावना का जो रूप लिया, यानी उद्देशिका पर क्या हुआ कि बहुत सारे जो क्रांतियों का प्रभाव पड़ा था। उद्देशिका क्यों बनाया गया, प्रस्तावना क्यों बना, उसके ऊपर न कुछ क्रांति हुआ था उस दौरान में, जिसका प्रभाव पड़ा था प्रस्तावना के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे है कि विभिन्न क्रांतियों का प्रभाव किसके ऊपर, प्रस्तावना यानी उद्देशिका के ऊपर पड़ा। विभिन्न क्रांतियों का प्रभाव, तो कौन कौन सा क्रांति था, उन सभी क्रांति को यहां पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, नोट्स बना लेना, बाकी आपकी मर्जी, भारत देश आजाद है। ठीक है, देखो पहला समझते हैं, अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति 1776। ठीक है, 1776 उद्देशिका के ऊपर अमेरिकी क्रांति 1776 का प्रभाव है। ठीक है, प्रभाव है। इसमें क्या था, तो इसमें था दोस्तों स्वतंत्रता की घोषणा। स्वतंत्रता की घोषणा यानी संविधान यानी प्रियम्बल में जो स्वतंत्रता की बात है, उस पे प्रभाव किसका है, तो अमेरिकी क्रांति 1776 का। किसकी है, अमेरिकी क्रांति 1776 का। अब दूसरा प्रभाव किसका, उसका समझते हैं। अब दूसरे प्रभाव को समझते हैं, तो दूसरा प्रभाव किसका था, वो था आपका फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 का। किसका, 1789 का। ठीक है, इसमें क्या क्या था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह से चर्चा कर लेते कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने हमारे प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका पर क्या प्रभाव दिया। तो देखिए स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता, फिर क्या किया, समानता, फिर क्या, बंधुत्व एवं बंधुत्व की भावना को प्रभाव किया। ठीक है, देखो समझो, अच्छी तरह से समझना। स्वतंत्रता मतलब तो समझ गए, इंडिपेंडेंट यानी आजादी, समानता यानी इक्वलिटी, बराबर, समझ गए। बंधुत्व का मतलब आप क्या समझते हैं, समझते तो टू गुड, और नहीं समझते हैं तो आप यहाँ पे समझ लो। बंधुत्व का अर्थ क्या है, बंधुत्व से आप क्या समझते हैं, तो बंधुत्व का मतलब होता है दोस्तों, बंधुत्व का अर्थ क्या होता है, बंधुत्व का अर्थ होता है आपसी भाईचारा। आपसी भाईचारा और क्या समझेंगे, प्रेम। क्या समझेंगे, प्रेम। समानता, क्या है, समानता। और क्या समझेंगे, सहयोग की भावना। क्या समझेंगे, सहयोग की भावना मतलब बिना भेदभाव के साथ रहना, बिना भेदभाव के साथ रहना। तो देखिए यहां पे आपको बंधुत्व के बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपको यहां पे समझाया कि बंधुत्व का अर्थ क्या है, तो आपसी भाईचारा है, प्रेम है, समानता है, सहयोग की भावना है, यानी हेल्पिंग नेचर है, एक दूसरे को मदद करने की भावना है, बिना भेदभाव के साथ रहना। ठीक है, यहां तो बंधुत्व का मतलब समझ गए। जो तीसरा एक और क्रांति है जिसका प्रभाव हमारे प्रस्तावना यानी उद्देशिका पे पड़ा था, वह था दोस्तों रूस की क्रांति का। किसका है, रूस की क्रांति का। बात को समझना, रूस की क्रांति का यह था 1917 का जो रूस की क्रांति था, इसका भी प्रभाव था हमारे उद्देशिका के ऊपर। ठीक है, जो पहले इसको एक्चुअल कहीं पे मिलेगा यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर कहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है,
तो रूस की क्रांति का प्रभाव पड़ा था। इस पे क्या क्या चीज का प्रभाव पड़ा था? तो था न्याय का विचार। क्या था? न्याय का विचार यानी जस्टिस का विचार। ठीक है। तो जो रूस की क्रांति 1917 का जो उद्देश्य के ऊपर जो प्रभाव था, उसमें न्याय का विचार का बात है। क्या है? न्याय का विचार। क्या है? न्याय का विचार। ठीक है। न्याय के विचार में क्या क्या है? तो न्याय के विचार में हम लोग समझते हैं, न्याय के विचार में क्या क्या है? तो न्याय के विचार में दोस्तों वो है राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक। ठीक है, समझ में आ गया। न्याय का विचार में क्या है? राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। और ये तीनों चीज हमें प्रियम्बल में मिलता है। जो हमारा भारत की जो प्रस्तावना है, इसके अंदर तीनों चीज मिलेगा। भारत की प्रस्तावना तीन न्याय की बात करता है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। और इसका प्रभाव कहां से मिला? तो रूस की क्रांति 1917 से। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे एक चीज क्या है, जो चीन की क्रांति हुई थी 1949 ईस्वी में, इसका प्रभाव भारतीय संविधान पर, प्रस्तावना पर नहीं पड़ा है। वे लिख ले सकते हैं अगर आप चाहे तो। चीनी क्रांति 1949 का प्रभाव भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर नहीं पड़ा है। तो देखिए, चार ऑप्शंस दिया जा रहा है, पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किस देश की क्रांति का प्रभाव हमारे भारतीय उद्देशिका पर, प्रस्तावना पर नहीं पड़ा है। तो कौन सा देश है? चीन है। वह कौन सा देश है? चीन है, जिसका क्रांति हमारे प्रस्तावना पर नहीं पड़ा। जबकि पड़ा है अमेरिकी क्रांति, रूस क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपके इजाजत हो तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, जो भारत की प्रस्तावना है ना, भारत की प्रस्तावना को संविधान में सबसे अंतिम में शामिल किया गया। एक तथ्य है, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। भारतीय प्रस्तावना को सबसे अंतिम में शामिल किया गया है। तो कब किया गया है? सबसे अंतिम में शामिल किया गया है। समझ में आ गया? ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, जो हमारी प्रस्तावना के अंदर ना, प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा संप्रभुता। क्या मिलेगा आपको? संप्रभुता। यानी हमारा भारत देश क्या है? संप्रभुता वाली देश है, संपूर्ण बोलते ना संप्रभुता। ठीक है, फिर क्या है? समाजवादी। ठीक है, फिर क्या है? पंथ निरपेक्ष। ठीक है, फिर क्या है? लोकतांत्रिक। फिर क्या है? गणराज्य। ठीक है, तो इन सभी के बारे में, संप्रभुता क्या होता है, समाजवादी से आप क्या समझते हैं, पंथ निरपेक्ष से क्या समझते हैं, लोकतांत्रिक से क्या समझते हैं, गणराज्य से आप क्या समझते हैं, इन सभी शब्दों के ऊपर हम लोग अभी इसी क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास में बने रहना, बाकी इट इज डिपेंड ऑन यू। शुरू करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं संप्रभुता के बारे में, कि संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, सोवरेन से आप क्या समझते हैं। तो नहीं समझते तो यहाँ पे आज समझ जाओगे। संप्रभुता समझो कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। क्या मुझे आप समझा सकते हैं? हाँ जी, मैं आपको समझा सकता हूँ। क्यों घबरा रहे हो? जब आप मेरे क्लास में आ ही गए हो तो घबराने के लिए थोड़े आए हो महाराज, समझने के लिए तो आए हो, तो बने रहो। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? तो संप्रभु का अर्थ होता है स्वतंत्र और अपने निर्णय स्वयं लेने वाला। ठीक है, संप्रभु यानी संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, समझो, लिख लेना। संप्रभु
का अर्थ है स्वतंत्र। क्या है? स्वतंत्र और अपने निर्णय स्वयं लेने वाला। यानी स्वतंत्र है किसके लिए? अपने निर्णय लेने के लिए। जैसे में अगर समझेंगे, जैसे में अगर समझेंगे तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है। समझ में आ गया कि जो वहां पे जो हमारे प्रियम्बल में संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो संप्रभु का मतलब क्या हुआ? तो संप्रभु राष्ट्र का मतलब क्या हो कि भारत अपने आंतरिक यानी अंदर, भारत देश के अंदर और भारत देश से बाहर किसी भी मामले में पूरी तरह स्वतंत्र है। अपना डिसीजन खुद लेगा। किसी के देश के दबाव के अंदर भारत कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? बिकॉज कि भारत क्या है? एक संप्रभु देश है, संप्रभु राष्ट्र है। आज किसी भी देश के दबाव में भारत अपना नियम नहीं बना रहा है, नहीं चेंज कर रहा है। भारत किस देश के साथ अपना संबंध बनाएगा वह भारत देश के ऊपर निर्भर करता है, भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अब भारत सरकार को कहां से शक्ति मिलता है? तो यह शक्ति भारत के संविधान के द्वारा ही शक्ति मिलता है। समझ में आ गया? और समझेंगे तो बताए, जो किसी दूसरे के अधीन न हो। अगर और सिंपल भाषा में समझोगे ना तो संप्रभु का मतलब क्या हुआ कि जो किसी दूसरे के अधीन न हो। तो क्या आज भारत किसी का अधीन है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत आज किसी के अधीन नहीं है। भारत आज इंडिपेंडेंट कंट्री है, स्वतंत्र राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है। तो संप्रभु का मतलब क्या है? जो किसी दूसरे के अधीन नहीं है। ठीक है, तो आज भारत किसी के अधीन नहीं है, जिसे अपने शासन और फैसलों का पूरा अधिकार हो। तो भारत को कैसा शासन होगा? उसका पूरा अधिकार, फैसले लेने का अधिकार भारत सरकार के पास है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते तो आपको यहां पे देख लिए ना, आप यहां पे देख लिए संप्रभुता क्लियर हो गया। अब समाजवादी को क्लियर करते हैं। समाजवादी सब क्या समझते हैं अब हम यहां पे देखते हैं। ठीक है, समाजवादी से समझते कि समाजवादी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए समाजवादी का मतलब क्या समझिए। तो भारतीय संविधान में समाजवाद का उद्देश्य है कि हर नागरिक को समान अवसर और सामाजिक आर्थिक न्याय मिले। बात को समझ लेना। देखिए फिर और मैं समझाऊंगा कि भारतीय संविधान में समाजवाद का उद्देश्य क्या है। हमारे भारतीय संविधान प्रस्तावना में सोशलिस्ट का मतलब क्या है, समाजवाद का क्या अर्थ है। तो समाजवाद का अर्थ यह है कि हर नागरिक को समान अवसर मिले, इक्वल ऑफर मिले। ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय मिले। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आए तो और छोटे छोटे शब्दों से मैं समझाता हूं। सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिले। समाजवादी का मतलब क्या हुआ कि
सभी लोगों को सभी लोगों को बराबर अधिकार मिले। ठीक है, बराबर अधिकार मिले, चाहे भारत का कोई भी नागरिक हो उसको बराबर का अधिकार मिले। ठीक है, समाजवादी का और मतलब क्या है तो और समझो, अच्छी तरह से समझो, खूब मजा आएगा। अमीर गरीब का अंतर कम हो, अमीर गरीब का अंतर कम हो, अमीर और गरीब का अंतर कम हो। समझ में आ रहा है। संसाधनों पर न्यायपूर्ण वितरण, जो संसाधन है उस पर न्यायपूर्ण वितरण हो, यानी वितरण यानी बांटना हो। ठीक है, संसाधनों पर न्यायपूर्ण वितरण, इस सारे पॉइंट को आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से कंटेंट तैयार करता हूं। ठीक है, और समझेंगे तो समाजवादी का मतलब ऐसी विचारधारा जो समाज में समानता और न्याय पर जोर देता हो। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए, समाजवादी का मतलब है ऐसी विचारधारा जो समाज में समानता और न्याय पर जोर देता है, न्याय पर जोर देता है। समझ में आ गया। तो समाजवादी का क्या है, समाजवादी का मतलब ही होता है ऐसी विचारधारा जो समाज में समानता, समाज के अंदर समानता, इक्वलिटी, सोशल में क्या है, समाज के अंदर एक इक्वलिटी होना चाहिए, जिस समाज में उसमें एक समानता होना चाहिए और न्याय पर जोर देता हो। ठीक है, तो समाजवादी का अर्थ हो गया। तो समाजवादी भी क्लियर हो गया, देखो संप्रभुता क्लियर हो गया, समाजवादी भी क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे किसके बारे में, पंथ निरपेक्ष के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे, पंथ निरपेक्ष के बारे में। देखो बहुत मजा आ रहा होगा, आप लोग क्लास में बने रहना और नोट्स बना लेना। ठीक है, ऐसा क्लास बार बार आप लोग को यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज आप ये लोग इस चैनल से बने रहे और खूब मजा ले। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष अब क्या समझते हैं, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब राज्य यानी देश, राज्य किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता। समझ में आ गया कि देश यानी राज्य किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता, सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ही होता है कि सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देती है। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ही होता है कि कोई राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है और किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता है, सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। ठीक है, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। कोई पूछेगा तो क्या है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार और सम्मान प्राप्त है।
प्राप्त है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे पंथ निरपेक्ष मैंने एकदम अच्छी तरीके से समझाया हूं, एकदम संपूर्ण बोलते हैं ना विस्तृत रूप से समझाया हूं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 क्लियर हो गया, संप्रभुता हो गया, समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष। अब 2 बच गया और ये दोनों को बाद में क्लास को समाप्त कर दूंगा। ज्यादा लंबा क्लास नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग भाग ही जाओगे महाराज, मुझे पता है कितना आप लोग के पास पेशेंस है। ठीक है, तो अभी मैं बात करूंगा लोकतांत्रिक के बारे में। लोकतांत्रिक के बारे में बात करता हूं, बस क्लास में बने रहना और क्लास को आनंद उठाना। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक सब क्या समझते हैं इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक ऐसा देश है तो लोकतांत्रिक देश है जहां जनता चुनावों के माध्यम से सरकार बनाती है। इस लाइन को तो आप समझ गए होंगे, शायद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं समझाना पड़ेगा, बनाती है। ठीक है, देखिए लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, जहां जनता चुनावों के माध्यम से सरकार बनाती है। कभी किसी पार्टी का सरकार होता है केंद्र में, कभी किसी पार्टी का सरकार होता है। ठीक है, कोई एक पार्टी का हमेशा तो नहीं रहा है। जब से देश आजाद हुआ है तो चेंज हो ही रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो लोकतांत्रिक का मतलब जनता के पास में वो पावर है, राजनीतिक पावर है कि वो अपने मत के अधिकार से सरकार चेंज कर सकता है। तो लोकतांत्रिक का मतलब यही होता है। लोकतांत्रिक का मतलब है, और समझा देता हूं समझना, लोकतांत्रिक, भागना नहीं रे भाई लोग, पीछे वाला बहुत हल्ला कर रहा है। बोर्ड पे ध्यान दो। लोकतांत्रिक का मतलब है जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। देखिए, तो भारत में भी क्या है, जनता द्वारा ही चुना जाता है, जनता के लिए ही चुना जाता है। देखिए, जनता द्वारा ही सरकार में प्रतिनिधि को चुना जाता है, जनता के लिए ही चुना जाता है और जनता का शासन होता है। शासन में कौन बैठ रहा है, भारत की जनता ही तो बैठ रहा है, भारत के नागरिक ही तो बैठ रहा है ना। तो लोकतांत्रिक का मतलब वही होता है। समझ में आ गया। और देखो सिंपल शब्दों में और समझो, सत्ता जनता के हाथ में होती है। सत्ता जनता के हाथ में होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हर 5 साल में आपके पास अधिकार है, चाहे तो सरकार को बनाओ, नहीं तो सरकार को चेंज कर दो। समझ में आ गया। लोग अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। जैसे देखो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, अपना प्रतिनिधि कौन चुन रहा है, जनता ही चुन रहा है ना। लोकसभा में जो बैठ रहा है किसी भी पार्टी को, उसको किसके द्वारा चुना गया, जनता के द्वारा ही तो चुना गया है। तो लोग अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। अब प्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ, प्रतिनिधि का मतलब जैसे कि आपके सांसद कौन है लोकसभा के, या विधायक कौन है, तो उस एरिया के प्रतिनिधि यानी जो नेतृत्व करते हैं, जो आपके समस्याओं के बारे में विधानसभा हो या लोकसभा में हो वहां पे प्रस्तुत करते हैं, वही आपके एरिया के प्रतिनिधि। जो आपके सांसद है, विधायक है, वही आपके प्रतिनिधि। उसको कौन चुना, जनता ही तो चुना है ना जी। तो ही मतलब हुआ सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते। तो लोकतांत्रिक का मतलब यही हुआ। अब जो लास्ट शब्द है वो कौन सा है, गणराज्य। इसके बाद मैं फिर आपको आगे अगर थोड़ा देर रुकोगे तो मैं बता दूंगा, संक्षिप्त में बता दूंगा। ठीक है, गणराज्य देखिए, क्लास बड़ा नहीं है, इतना सारा कंटेंट आपको एक ही क्लास में देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए तो और बढ़िया कि 4 क्लास को आपको एक ही क्लास में लगभग, अभी कितना मिनट हुआ है, 43 मिनट हुआ, लगभग 50 से 55 मिनट में आपका एक क्लास समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो गणराज्य का मतलब क्या है, गणराज्य का मतलब होता है भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है, क्योंकि
कैसे? क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। समझ में आ गया? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ठीक है। गणराज्य का मतलब क्या होता है और बताओ। देखिए, गणराज्य का मतलब है ऐसा देश जहां राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है, न कि वंशानुगत राजा होता है। जैसे देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत के नागरिक तो डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। समझ में आ गया? हम उनको हाथ मिलाए और वहां हाथ मिलाए। समझ में आ गया? तो ये होता है लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब। समझ में आ गया? तो देखिए, जो हमें देखने को मिला यहाँ पे, जो देखने को क्या मिला, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तो लोकतांत्रिक भी बता दिया मैंने और गणराज्य भी बता दिया। ठीक है। अब छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, जैसे एग्जाम में क्या क्या पूछेगा उसके दृष्टिकोण से मैं तुरंत बता देता हूं, भागना नहीं। ठीक है, 5 मिनट क्लास समाप्त हो जाएगा। देखिए, अगर पूछेगा कि संविधान के उद्देश्य में कितने न्याय की बात करता है, तो 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। कितने प्रकार की न्याय? 3 प्रकार की बात करता है। ठीक है, 3 प्रकार की न्याय। कौन कौन सा 3 प्रकार की न्याय मैं तुरंत बता देता हूं, भागना नहीं। 3 प्रकार की न्याय। पहला न्याय कौन सा है? सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय। दूसरा न्याय कौन सा है? तो आर्थिक न्याय। ठीक है। और तीसरा कौन सा न्याय है? तो राजनीतिक न्याय। कौन सा है? राजनीतिक न्याय। तो भारत का संविधान कितने न्याय की बात करता है? तो 3 प्रकार की न्याय करता है। कौन कौन सा? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। और स्वतंत्रता तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। 5 प्रकार कौन कौन सा है मैं यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। तो पहला स्वतंत्रता है आपका विचार। कौन सा है? विचार। फिर क्या है? अभिव्यक्ति। दूसरा है आपका अभिव्यक्ति। ठीक, अभिव्यक्ति। तीसरा क्या है? विश्वास। चौथा क्या है? धर्म। और 5वां क्या है? उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है। और देखिए, विचार का मतलब क्या है? सोचना, विचारना, यानी किसी मामले पर आप अपना विचार देते हो तो ही क्या हुआ? सोचना, विचार करना। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों को लिखकर, जो आपने विचार किया उसको लिखकर, बोलकर या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करना, वो अभिव्यक्ति हुई। विश्वास क्या हुआ? तो रीति रिवाज व परंपरा में आस्था रखना, वो विचार हुआ। धर्म क्या है? तो धर्म की, ठीक है, धर्म की अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी आपकी कोई ऐसा नहीं, धर्म की आजादी, आप किसी भी धर्म का आप मानते हो, मान सकते हो। उपासना का मतलब पूजा पद्धति व धर्म के तौर तरीकों का अनुपालन करना, यह आपका उपासना है। ठीक है, समझ में आ गया। और देखिए, यहाँ पर ना 2 प्रकार की समता की बात करता है। समता की बात करता है 2 प्रकार का। ठीक है, तो देखिए किसमें? तो प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की बात करता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे कवर कर लिया है, लगभग सारे टॉपिक। ठीक है, तो प्रियम्बर का क्लास आज हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जो भी लोग यहाँ तक बने हुए होंगे तो आप लोग नोट्स बना लेना और खूब मेहनत करना, अपने लक्ष्य के लिए एकदम चलते रहना, रुकना नहीं, थकना नहीं, चलते रहना। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में जोश जुनून जज्बे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना, जय हिंद जय भारत फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, ठंडी का दिन है, थोड़ा सा चाय पीते रहना, गर्म पानी का सेवन करना,
गर्म खाना खाना, गर्म कपड़ा पहनना और स्वस्थ रहना। अगर स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रहेगी, ठीक है ना। स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। यहाँ तक पहुंचे हो तो स्वस्थ रहना है, आगे भी स्वस्थ रहना है। ये लगभग कितने मिनट का क्लास हुआ? ये लगभग 50 मिनट का क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। प्रीएम्बल से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एक दो इसी के अंदर से ही पूछा जाएगा। चाहे बीपीएससी हो, चाहे आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एईडीओ की तैयारी, इसी से आएगा। अगर प्रीएम्बल से आएगा तो यहीं से आएगा, अलग से कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर। और फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में, अगले खूब क्या बोलते हैं जोश जुनून और जज्बा के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।